सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकारों पर। मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनकी वजह से इंसान का विकास की पूरी संभावनाएं होती हैं और इंसान के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। इनको बोलते हैं मूल अधिकार। विश्व स्तर पर बात करें तो सबसे पहले मूल अधिकार दिए गए थे ब्रिटेन की जनता को। यह अधिकार दिए गए थे 1215 में राजा जॉन ने वहाँ पर अपनी प्रजा को दिए थे। वहाँ पर उनके कुछ जो है अधिकारों की गारंटी दी गई थी और उस अधिकारों को जिस प्रारूप पर तैयार किया गया था उसे बोलते थे मैग्ना कार्टा। तो सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ पर दिए गए? ब्रिटेन की जनता को दिए गए। कब दिए गए? 1215 में दिए गए। भारत में मूल अधिकारों की बात करें तो वो आए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आए हैं। यहाँ से भारत में मूल अधिकार आए हैं जिनको रखा गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। इसीलिए भारतीय संविधान का भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की जो मांग उठी है वो उठी थी 1895 से। ये 1895 में मूल अधिकारों की मांग उठी और 1917 से लेकर के 1919 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में मूल अधिकारों की मांग उठती रही। इसके अलावा 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आएगी, नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग उठेगी। 1930 के अधिवेशन में भी जो है मूल अधिकारों की मांग उठी। जब भारत में मूल अधिकारों को शामिल किया गया उस समय 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय मूल अधिकारों की संख्या मात्र 6। अब 6 कौन सी हैं और 7 कौन कौन से, इसके विषय में बात करते हैं हम लोग। नंबर 1 है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो रखा गया है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये रखा गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। अगला जो आएगा वो आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको रखा गया है अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 के बीच। ये रखा गया। अगला आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये रखा गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला आएगा शिक्षा एवं या और सांस्कृतिक अधिकार। ये रखा गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला जो छठा है वो रखा गया है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार और ये रखा गया है अनुच्छेद 32 में। तो हमारे यहाँ पर पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है और शोषण के विरुद्ध तीसरा अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये चौथा अधिकार है और शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार ये 5वां है और छठा है संवैधानिक उपचार। अब बात आई थी, हमने बताया था कि जो है भारतीय संविधान में 7 थे। तो 19A के तहत या 19(1) के तहत संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का
अधिकार। इसके अलावा अनुच्छेद 31 में भी संपत्ति का अधिकार था। इन सभी अधिकारों को रिप्लेस कर दिया गया। कब रिप्लेस किया गया? 1944वां संविधान संशोधन हुआ 1948 में। इसके तहत इसको रिप्लेस करके इसको रख दिया गया 300A में, अनुच्छेद 300A में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इनमें से 15वां, 16वां, 19वां और 29 और 30 ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को दिए गए। भारतीय नागरिकों को दिए गए। इसका मतलब है कि इसमें मूल जो है वंश जाति के आधार पर जो भेदभाव का निषेध किया गया है ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। अवसर की जो है समानता दी गई है, ये भारतीयों के लिए है। बोलने की स्वतंत्रता और किसी के बारे में कुछ कहने की स्वतंत्रता ये भारतीयों के लिए, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये सब भारतीयों के लिए। इसमें भाषा लिपि का जो है संरक्षण किया जाएगा और इसके अलावा वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा जिसकी भाषा लिपि अलग हो, ये सब इसके लिए। और 30 अनुच्छेद ये जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज की जो है मूल अधिकारों में समानता की। सबसे पहले तो समानता के अधिकारों में बात किया जाए अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 के इसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिक विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। ये बताया गया है कि भारत में सभी लोग जो है कानून के सम्मुख समान होंगे और उनके लिए कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं होगी। भारत में विधि के समक्ष समानता की बात ये ब्रिटेन से ली गई। ये ब्रिटेन से ली गई। अगला है अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा ये बताया गया। लेकिन इसमें हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि धर्म के आधार पर भी जो है आपको जो है सुविधाएं दी जा सकती हैं, जाति के आधार पर भी आपको सुविधाएं दी जा सकती हैं और जो है जन्म स्थान के आधार पर भी सुविधाएं दी सकती हैं और लिंग के आधार पर भी आपको सुविधाएं कुछ दी जा सकती हैं। बशर्ते ये है कि ये लोग पिछड़े हुए हों, तब ऐसा किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, जिसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार या फिर कोई राज्य सरकार जो भी उपक्रम स्थापित करेगी उनमें जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें सभी जातियों और सभी धर्मों के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें ये कहा गया है कि जो है पिछड़े, दलितों और आदिवासियों के कल्याण के लिए इसमें जो है राज्य सरकार या फिर सरकार, कोई भी सरकार भेदभाव कर सकती है। इसी के तहत जो है आरक्षण, जो स्कूलों में आरक्षण दिया गया, सीटों पर आरक्षण दिया गया है और इसी में जो है स्त्रियों को भी जो है आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, इसमें अवसर की समानता के तहत ही। अगला है अनुच्छेद 17। इसमें कहा गया है अप्रैसता का अंत। अप्रैसता का अंत यानी छुआछूत का निषेध किया गया है अनुच्छेद 17 में। इसमें यह कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक अगर जो छुआछूत का आचरण करता है तो वो जो है दंडनीय माना जाएगा मूल अधिकारों के तहत। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर जो कोई भी नेता
छुआछूत को बढ़ावा देता है या उसका आचरण करता है तो उसे जो है चुनाव लड़ने से मना भी किया जा सकता है। अगला जो आएगा इसका 8वां जो आएगा अनुच्छेद, 8वें अनुच्छेद में बताया गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसमें यह कहा गया है कि भारत के, इसी में यह कहा गया है 18A में कहा गया है या 1 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों को शिक्षा संबंधी और सेना संबंधी उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी। क्योंकि उपाधियां क्यों नहीं प्रदान की जाएंगी? क्योंकि जो है सारे लोग, भारत के सभी लोग समान रूप से उपयोगी हैं और किसी को भी विशेष व्यक्ति नहीं बनाया जा रहा है। इसी में एक अनुच्छेद है 18(2). इसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशों से तब तक उपाधियां ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति उसकी अनुमति ना दे दे। हाँ, और विदेशों से भी जो उपाधियां ग्रहण होंगी वो शिक्षा संबंधी उपाधियां ग्रहण होंगी और सेना संबंधी ही उपाधियां ग्रहण होंगी। इसके अलावा कोई भी उपाधियां ग्रहण नहीं होंगी। ठीक है, अब हमारा ये समानता का अधिकार वाला टॉपिक खत्म हुआ। अगली हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19A में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है। अर्थात इसमें वाक् अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता का किया गया है। बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। इसी के तहत समाचार पत्र छपते हैं। दूसरा होगा आप बोल सकते हो, तो इसके अलावा आप जो है कहीं पर भी जाकर के आप सम्मेलन कर सकते हो। सम्मेलन या संघ बनाने की शक्ति, संघ बना सकते हो। इसके अलावा यहीं पर आप जो है संघ बनाओगे, आप संचरण करने की शक्ति, भारत में कहीं पर भी, भारत के किसी भी भाग में भी आप संचरण कर सकते हो। इसके अलावा इसी में कहा गया है कहीं पर भी बस सकते हो जाकर के, बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। और अगला आएगा इसमें आएगा कि आप जो है कोई भी रोजगार अपना सकते हो, कोई भी जीविका अपना सकते हो, व्यापार, आजीविका अपना सकते हो। आप कहीं भी आजीविका अपना सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि इसमें थोड़ा सा जो है निषेध है। इसमें से सम्मेलन में आएगा वो कि आप जो है सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन कोई अर्धसैनिक बलों का सम्मेलन नहीं हो सकता है उनकी अपनी मर्जी से। ठीक है, और संघ बनाने की स्वतंत्रता में आपका जो है ये नहीं आएगा कि जो है इसमें सैनिक संघ नहीं बना सकते हैं, कोई सैनिक संघ नहीं बना सकते हैं और वैश्यायन संघ नहीं बना सकते। इस बात का उल्लेख किया गया। आजीविका और व्यापार में क्या होता है कि इसमें भी आप जो है मनचाहा व्यापार हासिल कर सकते हो, लेकिन वो मूल अधिकारों का हनन ना करता हो। अब ऐसा नहीं कि व्यापार करने में आप ड्रग्स का व्यापार करने लगो। आजीविका का मतलब ये नहीं कि आप जो है मर्डर करने लगो, ये भी है। और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता ये जो है इसमें भी जो है किया जा सकता है कि अगर जो है कोई भी इलाका पर्यावरण की दृष्टि से सेंसिटिव है तो वहाँ पर भी जो है मना किया जा सकता है। और संचरण करने की भी स्वतंत्रता, अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू है तो वहाँ पर भी जो है सुरक्षा कारणों की वजह से आपको आपके संचरण की शक्ति को या संचरण के जो है मूल अधिकार को या अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में हम करते हैं, इसमें कहा गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये है अनुच्छेद 20। इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है या ए में कहा गया है कि जिस समय आपने कोई अपराध किया हो, जिस समय आपने कोई अपराध किया हो, उस समय के प्रचलित कानूनों के अनुसार ही आपको सजाएं मिलेगी, ना उसके पहले वाली विधियों के अनुसार मिलेगी, ना आप उसके बाद वाली। जैसे कि मान लो रामू है, इसने सन 2015 में कोई अपराध किया और उस अपराध की सजा है 10 वर्ष, उस अपराध की सजा है 10 वर्ष। और कोई दीपक है जिसने वही अपराध सेम कंडीशन में किया सन 2016 में, और उसकी जो है उस अपराध की अधिकतम सजा जो 10 साल हुआ करती थी सन 2015 में, उसको घटा करके कर दिया गया 5 वर्ष। और एक अगला व्यक्ति है जिसका नाम है सूरज, उसने सन 2017 में वही अपराध किया जो रामू ने किया था, जो दीपक ने किया था, वही अपराध सूरज ने भी किया सन 2017 में। और अब क्या हुआ कि उसी अपराध की सजा सन 2015 में 10 वर्ष थी, 16 में 5 वर्ष थी, और इसी की सजा कर दी गई फांसी। और इन सब पर सेम चीज़ें अप्लाई हुई और सेम फैसले आने हैं। अब क्या हुआ कि सबको दोषी ठहराया गया, तो इन सबको जो अधिकतम सजा मिलेगी, मान लो कि सन 2025 में मामला फाइनल हो और कोर्ट का जो फैसला आए, तो इसमें क्या होगा कि रामू को अधिकतम 10 वर्ष की सजा मिलेगी उसी जुर्म के लिए, दीपक को सन 2016 में जिन्होंने अपराध किया था उसी की अधिकतम सजा मिलेगी 5 वर्ष, और सूरज के लिए होगी फांसी। इसका मतलब है कि जिस समय जो विधियां प्रचलित होगी उन्हीं के अनुसार ही उनको जो है सजाएं मिलेंगी, ना तो उसके पहले वाली और ना तो उसके बाद वाली। सूरज ये नहीं कह सकता है कि हमने भी वही जो है जुर्म किया है जो कि रामू ने किया है, रामू को 10 वर्ष की सजा, फिर हमें फांसी क्यों दी जा रही है? क्योंकि रामू के समय पर समझौता फांसी के प्रावधान हो चुका था जब इन्होंने अपराध किया, और जब रामू ने किया था तब उसमें 10 वर्ष का जो है प्रावधान किया गया था। इसलिए ये कोई नहीं कह सकता है कि सेम अपराध के लिए हमको सेम सजाएं मिलनी चाहिए। अगर जो है सेम अपराध हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग जो है जुर्म साबित किए गए हैं या अलग अलग जुर्म की जो है सजाएं दी गई हैं, तो वही डिसाइड होगा। ठीक है। अनुच्छेद 20(b) में कहा गया है, अनुच्छेद 20(b) में कहा गया है कि जो है अनुच्छेद 20(b) में कहा गया है कि आपको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी, एक से अधिक बार सजा नहीं मिलेगी। ये इसमें कहा गया है, एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक बार सजा। हाँ, मतलब हर बार जो है आपको जो है संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि मान लो किसी एक व्यक्ति को मारने पर आपको फांसी की सजा है, आपने 4 मार दिया, क्या आपको 4 बार फांसी होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ पर फांसी आपको एक ही बार होगी। अर्थात जो है एक अपराध के लिए एक बार ही जो सजाएं दी जाएंगी, एक से अधिक बार सजाएं नहीं दी जाएंगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 20(b) में। अगला अनुच्छेद है 20(c). इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ ना तो गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना तो अपराध के सबूत देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ना तो सबूत देगा और ना तो अपने खिलाफ स्वयं गवाही देगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 20(c) में। ठीक है। अब कर लेते हैं हम बात अगली अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में जो है वो है जीने की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? जीने की स्वतंत्रता। ठीक है। या फिर कह सकते हो जीवन की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। ये अधिकार सभी को प्राप्त है, ये अधिकार सभी को प्राप्त है, जीने की स्वतंत्रता वाला। इसमें क्या है कि आप जो है कहीं पर घूमने जाने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, आपको अच्छी मेडिकल सुविधाएं पाने का अधिकार है, आपको शुद्ध हवा पाने का अधिकार है, आपको शुद्ध पानी पीने का अधिकार है, और आपको एकांतवास का अधिकार है। आप बच्चा पैदा करें या ना करें, इसका अधिकार है। इसी में जो है सारे प्रकार के अधिकार लगभग दिए गए।
जीने की स्वतंत्रता के अधिकार में। और ये दिया गया इनके किसी भी इस अधिकार को किसी भी सिचुएशन में छीना नहीं जा सकता है, सिवाय जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा वंचित नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में किया गया है दोष सिद्धि, गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, या गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें ये कहा गया है, इसके जो है दो भाग बनाए गए। एक तो ये एक है कि जिसमें एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका कारण बताया जाएगा। जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका आपको कारण बताना होगा कि कारण क्या है, ठीक है। और दूसरा है कि इसी में आपको जो है फिर ये बताना होगा कि जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आने जाने वाला समय छोड़ दिया जाए। मजिस्ट्रेट के सामने आपको मुजरिम को साबित करना होगा, जो व्यक्ति पकड़ा गया होगा उसको, और उस व्यक्ति को अपने जो है मनपसंद विधि व्यवसाय से अर्थात वकीलों से जो है सलाह लेने का अधिकार होगा, और वो व्यक्ति अपनी जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो है याचिका दायर कर सकता है, ठीक है, अर्थात अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर सकता है, जमानत की कर सकता है। और दूसरा होता है जो शक के आधार पर किए जाते हैं। शक के आधार पर ऐसा है कि जैसे जिस व्यक्ति के संबंध में शक हो जाए कि ये व्यक्ति जो है जुर्म करेगा या कोई ना कोई जो है बड़ी वारदात करेगा, उस व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर ही जो है 3 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको जो है इसकी गिरफ्तारी का कारण सबके सामने बताया ही जाए। इसका मतलब ये है कि अगर जो व्यवस्थाएं बिगड़ने का डर हो तो ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार क्यों किए गए हैं इसके विषय में सूचना दी भी जा सकती है और सूचना नहीं भी दी जा सकती। और ऐसे व्यक्ति को भी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है, और इसको भी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, ठीक, और इसको भी अपने मनपसंद जो है विधि व्यवसायी से सलाह लेने का अधिकार होगा। और इस व्यक्ति को अगर जो है मान लो कि 3 महीने हो गए और फिर भी ये नहीं साबित हो पा रहा है कि ये जुर्म करेगा कि नहीं जुर्म करेगा, तो एक सलाहकार बोर्ड गठित किया जाएगा। उस सलाहकार बोर्ड के आधार पर तय होगा या वो तय करेगा क्या इसकी गिरफ्तारी को और बढ़ाया जा सकता है। इसकी गिरफ्तारी को बढ़ाया जाएगा तो और 3 महीने से 6 माह कर दिया जाएगा। 6 महीने से अधिक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये था अनुच्छेद अपना 22। अब बात कर लेते हैं अगले मूल अधिकारों पर। अगला जो अपना मूल अधिकार आएगा वो आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें किसी व्यक्ति का शोषण न होने पाए इसके लिए जो है प्रावधान किए गए। तो तीसरा आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। इसमें अनुच्छेद 23 आएगा। इसमें कहा गया बलात्कार श्रम का निषेध। जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है, कोई भी जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। हालांकि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती है कि किसी काम के लिए सरकार बाध्य कर सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसमें ही आपको जो है बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा आदि को जो है बैन किया गया है, इसी के तहत बैन किया गया है। लेकिन ये याद रखना है कि सरकार लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी व्यवसाय को जो है बाध्यकारी कर सकती है, ठीक है। बाकी इसमें जो है आपको कोई काम करने का मन नहीं है तो आपसे कोई करा नहीं सकता है। अनुच्छेद 24 पर 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहाँ पर? 14 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को 14 वर्ष वाले नीचे से बच्चों को जो है किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि जो है खान हो गया या फिर कोई बारूद की फैक्ट्री हो गई। ऐसे काम जिनमें बच्चों के अंग के खराब होने का
डर हो या फिर जिनमें जान का खतरा ज़्यादा हो, ऐसे किसी भी काम में 14 वर्ष से अधिक के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। और इसकी सीमा को बढ़ा करके अब कर दिया गया है 16 वर्ष, 16 से 18 वर्ष। इन सबके बीच के भी बच्चों को अर्थात किशोर अवस्था के बच्चों को भी जो है इन कामों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक, ये इसमें प्रतिबंधित किया गया। अब अगले जो है स्वतंत्रता की बात करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता। आज आते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। ये हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें 25 में किया गया है कोई भी व्यक्ति अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मान सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इन शब्दों पर जरा देखना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अंतःकरण या आबाद रूप से मान सकता है। इसमें कोई किसी को जो है दबाव नहीं महसूस कराएगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अंतःकरण का मतलब होता है कि आपके और आपके देवता के बीच में कैसे भी संबंध होंगे वो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई हनुमान जी को कुछ अलग रूप में पूछता है तो कृष्ण जी को कोई अलग रूप में पूछता है, कृष्ण जी को कोई मित्र के रूप में पूछते हैं, कोई पति के रूप में पूछता है, या कोई किसी के रूप में पूछ रहा है, तो वो होता है तुम्हारा अपना निजी मामला है। धर्म को आबाद रूप से मतलब उसमें आपको कोई इंटरफेयर नहीं होगा। जो भी आप इसमें अपने धर्म का प्रदर्शन कर सकते हो, जैसे कि तिलक लगाना हुआ, जालीदार टोपी लगाना हुआ, व्रत रखना हुआ, आजान रखना हुआ, इसके आधार पर जो है आपको बैन नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और है, अगर जो आपके स्वास्थ्य को कोई फर्क पड़ेगा या आपका स्वास्थ्य जो है कोई खराब होता है या फिर उस व्यवस्थाएं कुछ खराब होती हैं, लोग व्यवस्थाएं खराब होती हैं या उन पर डिस्टर्बेंस पैदा होता है, तो ऐसे इस प्रदर्शनों को आपको जो है मना किया जा सकता है। जैसे कि जो है ताजिया निकलवाना या फिर कोई जुलूस निकलवाना, हाँ, या फिर जो है कोई जो है बहुत बड़ा कोई जागरण करना जो संभव ना हो, ठीक है, तो ऐसे पर प्रदर्शन भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो लोग व्यवस्था के मद्देनजर ही लगाया जाएगा, ऐसे लगाया नहीं जाएगा। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि कोई भी आप जो है धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हो और उसका स्वयं आप प्रबंध कर सकते हो, जैसे कि कोई जागरण हो, ताजिया हो, या फिर कोई ऐसा ही कोई अन्य कार्यक्रम, जैसे किसी जागरण करना है या भागवत कराना है या कोई सम्मेलन कराना है, ऐसे कोई भी जो धार्मिक कार्य कर सकते हो और उसका जो है प्रबंध आप स्वयं कर सकते हो। इसमें सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। 27वां जो अनुच्छेद में ये कहा गया है कि आप अपने धर्म की अभिवृद्धि, किसी भी धर्म के लिए आप जो है पूंजी दान करते हो या कोई भी दान चीज करते हो तो वो जो है कर मुक्त होगी, कर मुक्त पूंजी होगी। हाँ, आप कुछ भी दान करते हो तो वो होगा कर मुक्त होगा। 28 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध इसमें किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि अगर सरकार किसी भी संस्था को अनुदान देती है तो उस संस्था में पहली बात तो यह है कि उसमें जो है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार किसी संस्था को दान भी नहीं देती है, अनुदान भी नहीं देती है, फिर भी उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है। उसमें वो भाग लेना चाहे तो ले, वो भाग लेना चाहे तो ना ले, इसमें कोई भी जो है दबाव नहीं रखा जा सकता है। ये कहा गया है अनुच्छेद 28 में। अब हम अगली बात करेंगे अनुच्छेद 29 से लेकर के 30, जिसमें जो है शिक्षा और जो है सांस्कृतिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये किया गया है अनुच्छेद 29 to 30 में। देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को
लिपि, भाषा, धर्म या जाति के आधार पर, लिपि, भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी भारत की किसी भी संस्था में जाने के लिए, भारत की किसी भी संस्था में जाने के लिए रोका नहीं जाएगा। जो भारत सरकार स्थापित कराएगी, जो राज्य सरकार स्थापित कराएगी, कैसी भी संस्था में नहीं जाने का मतलब इस आधार पर रोक नहीं सकता है। किसी की भाषा अलग हो तो नहीं रोकेगा, लिपि अलग हो तो नहीं, धर्म अलग हो तो भी नहीं, जाति अलग हो तब भी नहीं, वेशभूषा हो तब भी नहीं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर या इसी आधार पर जो है रोका नहीं जा सकता है कि ये व्यक्ति का भूषा अलग है या जाति अलग है या धर्म अलग है या भाषा अलग है, रोक दिया जाए। किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इस बात का इसमें कहा गया अनुच्छेद 29 में। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो है भाषा को, अपनी लिपि को संरक्षित कर सकता है। ठीक है, लिपि और भाषा को संरक्षित कर सकता है। और देख लिया जाए अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 30 में ये कहा गया है कि जो है धार्मिक जो अल्पसंख्यक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार है। इसमें अपनी भाषा या लिपि को बचाने के लिए संस्थाएं या अपनी भाषा को बचाने के लिए संस्थाओं के जो है अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30 में। इसमें सारी ये बातें कही गई। ठीक है, का जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का, और ये किया गया अनुच्छेद 32 में उल्लेखित किए गए। और संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये संविधान की हृदय या आत्मा है। यहाँ पर ध्यान रखना होगा इस बात को कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संवैधानिक उपचारों को हृदय और आत्मा कहा है, हाँ, लेकिन अधिकांश लोगों ने प्रस्तावना को हृदय या आत्मा कहा है। और यहाँ पर संवैधानिक उपचार पेश इसलिए किए जाते हैं कि जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या होने की संभावना हो, तब जो है अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, इन दोनों अधिकारों के तहत जो है ये रिटें निकाल सकते हैं। हालांकि मेजर तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ही निकालता है। ठीक है, ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है कि अगर जो किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय जो है उनके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है और पूछता है कि आपने इस व्यक्ति को या AB व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है। ऐसी बातें आपसे पूछ सकता है। परमादेश और प्रतिषेध, परमादेश में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस काम के लिए ऑथराइज नहीं है या है और काम नहीं कर रहा है या अपने अधिकारों के प्रति वो लापरवाह है या अपने कर्तव्य वो नहीं कर रहा है, तो ये जो है परमादेश या जो है आदेश दे सकता है कि हम आदेश देते हैं ये आप काम कीजिए। ये काम परमादेश रिट में किया जाता है। ठीक, अगली आएगी प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध रिट और उत्प्रेक्षण रिट ये जो है न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। इसमें होता है प्रतिषेध में ये होता है प्रतिषेध रिट में कि ऐसा कोई भी मामला जो लोअर या अधीनस्थ जो है न्यायालयों के अधिकार में नहीं आता है, वो उसकी सुनवाई कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर देता है कि उनको मना कर देता है, रिट निकाल के उनको मना कर देता है कि जो है ये आपके अंडर में नहीं आता है, ये आप मत कीजिए। ये उत्प्रेक्षण रिट से करता है, वो प्रतिषेध रिट से करता है। अगला आता है उत्प्रेक्षण में क्या होता है कि जब अधीनस्थ न्यायालयों के पास कोई ऐसे मामले पहुंच जाते हैं जिसमें विधि का कोई गहरा प्रश्न छुपा हुआ हो, तो क्या होता है या उनके समझ से परे होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वो मामले अपने पास बुला लेता है। ऐसे रिट को बोलते हैं उत्प्रेक्षण रीति। अधिकार परीक्षा में क्या होता है, अधिकार परीक्षा में होता यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पद तो धारण कर लिया है लेकिन वो उसके योग्य नहीं है या फिर उसको इस काम के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया था, तो पूछता है, जब जो है सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता है कि आपने कौन से अधिकारों के तहत आपने वो पद धारण किया है, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा रिट। इसके अलावा एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 33।
33 में कहा गया है कि जो है संसद सैनिकों के और अर्धसैनिकों के या खुफिया एजेंसियों के या कोई अन्य बलों के जो है सैनिकों के मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। और ना कमी करेगी तो इसे समस्या उत्पन्न हो जाएगी ना। भाई अगर खुफिया एजेंसियों को बोलने का अधिकार हो, सम्मेलन करने का अधिकार हो, या अर्धसैनिकों को जहां मर्जी है वहां पर घूमने का अधिकार हो जाएगा तो अनुशासनहीनता हो जाएगी ना। इसलिए जो है अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि संसद उनके मूल अधिकारों में कमी कर सकती है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि जब कहीं पर भी भारत में मार्शल लॉ लागू होगा, मार्शल कानून लागू होगा, तो वहाँ के मूल अधिकारों के वहाँ के व्यक्तियों के मूल अधिकारों में कमी की जा सकती है। ये ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 34 में। तभी तो होता है कि जो है जम्मू कश्मीर के समय जो है वहाँ के नागरिकों के मूल अधिकार कम कर दिए गए थे। और इसके अलावा अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद अगर जो है कोई ऐसा कानून बनाए कि किसी मूल अधिकार को ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए तो ये कानून अनुच्छेद 32 के तहत बना सकती है। और अनुच्छेद जो है 12 में ये कहा गया है कि राज्य क्या है। एक्चुअली बात यह है कि इसमें ये मूल अधिकार जो प्रदान किए गए हैं ये राज्य के खिलाफ प्रदान किए गए, क्योंकि मेजर तौर पर एक राज्य ही जो है मूल अधिकारों के व्यापक तौर पर उल्लंघन कर सकता है। इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया और कहा गया कि ऐसे कोई भी कानून जो मूल अधिकारों का हनन करते हों उन सब को जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उन कानूनों को जो है शून्य घोषित कर सकती है। अर्थात ऐसे कोई भी कानून जो मूल अधिकारों को हनन करते हो या हनन होने की संभावना हो उनको भारत का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है लागू होने पर या कार्यान्वयन पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट माना गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको जो है रक्षक माना गया है, मूल अधिकारों का रक्षक माना गया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।